हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। आई एम यश कुमार और आज हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10 चैप्टर 3 एंड इट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज हमने बहुत अच्छे तरीके से की थी, सारे बेसिक्स हमने उसमें पढ़ लिए थे। एक चार्ट आपको बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूँ, शॉर्ट वीडियोस उस पर मैंने डाल दी हैं। ठीक है बच्चों, आप प्लीज सपोर्ट बनाए रखें अपना और अपने दोस्तों को सभी को शेयर करते रहो चैनल को। ठीक है, और अगर कोई भी कमी हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके बच्चों, चलो चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कह रहा इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको बनानी है और सॉल्यूशन बताने हैं, ग्राफिकली सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं, मतलब ग्राफ बना के। तो मैं आपको इक्वेशंस बना के दिखाऊंगा, ग्राफ आपको खुद बनाने हैं क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है और सिर्फ टाइम टेकिंग है यार वो, है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा। कह रहा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स का क्विज हुआ और उसके अंदर 10 बच्चों ने हिस्सा लिया। ठीक है, आपकी क्लास के 10 बच्चे हैं, उन्होंने 10 बच्चों ने हिस्सा लिया है किसमें, क्विज में। और वो कह रहा है आगे कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो लड़कियां हैं ना वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं, लड़कियों से 4 ज्यादा हैं। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब आपको बताना है कि कितने लड़के और कितने लड़कों ने उसके अंदर हिस्सा लिया। तो दिस इज एक्सरसाइज 3.2। चलो लेट्स बी फास्ट गाइस, जल्दी जल्दी से खत्म कर देते, बहुत छोटी से छोटी वीडियो रखेंगे इसको। ठीक है, चलो सुनो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट, एक सेकंड, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। हम देखो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, अगर मैं गर्ल्स को एक्स मान रहा हूँ तो मेरा आंसर गर्ल्स के हिसाब से एक्स की वैल्यू यू नो आंसर शीट में आप जब मैच करोगे तो वो आप चेक कर लेना कि उसने एक्स को माना क्या है। ये मत सोचना कि एक्स और वाई की वैल्यूज तो मेरी उल्टी उल्टी आ रही हैं। हो सकता है आपने भाई एक्स को बॉयज माना हो और वाई को गर्ल्स माना हो, तो ऐसे करके हो सकता है। ठीक है ना, आप अपने बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से चेक करना, एक्स और वाई के हिसाब से चेक मत करना। तो लेट के नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। नंबर ऑफ बॉयज हमने वाई माने। अब इन्होंने हमसे क्या कहा, इन्होंने हमसे कहा है कि टोटल 10 बच्चे हैं, 10वीं क्लास के 10 बच्चों ने हिस्सा लिया और 10 में से भाई लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। इसका मतलब जो टोटल है वो 10 हो गई। बोलो ये चीज किस किस को समझ आई भाई? जितनी लड़कियां हैं जितने लड़के हैं दोनों को प्लस करके तो 10 आएगा ना, क्योंकि टोटल ही 10 स्टूडेंट्स हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और दूसरी इक्वेशन के लिए मैं क्या करूं, तो उसने मुझसे ये कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं बता दूंगा आपको समझ आ जाएगी, बट आपको कैसे समझना है क्वेश्चन पढ़ के ये मैं सिखाऊंगा। ध्यान से सुनो। कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन है बॉयज से। ठीक है, तो बॉयज का है पहले ये बताओ, बॉयज ये वाई, ठीक, और इधर हमारा एक्स है। अब मैंने क्या कहा देखो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस कैसे बनानी है उस चीज पे हमें फोकस करना है। ठीक है, आगे का सॉल्यूशन तो यार हर बच्चा कर लेता है, बट ये इक्वेशंस को बनाना ही सबसे बड़ा खेल होता है। तो ध्यान से सुनो, ये लड़कियां ही लड़के हैं, हमसे कहा गया है कि लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, मतलब हमें लड़कों में 4 प्लस करना पड़ेगा। लड़कों में 4 प्लस करेंगे तब जाके लड़कियों के इक्वल आएंगे। अब इस चीज की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक ब्रह्मास्त्र बताता हूं, एक तरीका बताता हूं, आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये मैं सब बच्चों को बताता हूं अपने, ठीक है, तो आप लोग भी इसी से समझना। आपको ऐसे समझना है कि कौन सी चीज कम है और कौन सी चीज ज्यादा है, उस चीज को आप ऐसे अपने हाथों से ग्राफ टाइप का बना लो। ठीक है, आपको पता है कि लड़कियां ज्यादा हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़कों से, इसका मतलब लड़कियां ज्यादा हुई, लड़कियां ज्यादा हुई तो लड़कियों की संख्या ये होगी और ये लड़कों के लिए ये लिया। ठीक है, क्योंकि लड़कियों की संख्या ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ कि मैं 4 किस में प्लस करूं। आप कहोगे यार ये इतनी टुच्ची सी बात क्यों बता रहे हो भैया, आप सीधा सीधा 4 प्लस कर दिया हमने बॉयज में, है ना। तो ये बहुत आसान है, बट मैं बच्चों इस बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो आप समझ जाओगे, बट आगे ना ऐसी ऐसी क्वेश्चंस आएंगी जहाँ पे आपको इस मेथड की बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बिलीव मी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जस्ट आप सीख लो, आपको बेकार लगे ना, फालतू लगे, तब भी सीख लो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सीख लो, उसके बाद आपको इसका फायदा नजर आएगा। ठीक है, जब आप कहोगे कि भैया हाँ कुछ काम की चीज थी। लड़कियां यहाँ क्योंकि लड़कियां ज्यादा है, लड़के यहाँ क्योंकि लड़के कम है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा कि लड़कों में 4 जोड़ो तब जाकर इक्वल आएगा गर्ल्स के। क्या ऐसा कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि लड़कियां 4 ज्यादा हैं, इसका मतलब ये ज्यादा है। और अब मुझे ये चीज बताओ बेटा, अगर मुझे ये दोनों चीजें इक्वल करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वाई में प्लस करूं या फिर गर्ल्स में प्लस करूं 4 को? 4 ज्यादा है ना, तो 4 को किस में प्लस करूं? अगर मैंने गर्ल्स में प्लस कर दिया तो ये तो और ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों इक्वल कहाँ हुए? देखो इक्वल तो हो ही नहीं रहे। बट अगर मैंने बॉयज की संख्या में 4 प्लस किया तो ये ऊपर आएगा, यहाँ आ जाएगा और दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या समझ आया?
जब हमने बॉयज की संख्याओं में प्लस करेंगे 4 को तब ये इक्वल आएंगे। इसका मतलब मुझे बॉयज यानी कि y में प्लस करना है 4 को, ठीक है। बच्चे ना पता है कैसे कंफ्यूज होते हैं कि ये भैया गर्ल्स की संख्या है और ये बॉयज की है, तो गर्ल्स 4 ज्यादा है ना, तो गर्ल्स में 4 प्लस कर दो, गर्ल्स 4 ज्यादा है गर्ल्स में प्लस 4 कर दो। ये गलती कर देते हैं यार बच्चे, और जेन्युइनली करते हैं। आप लोगों को कुछ होगा तो लग भी रहा होगा कि हाँ भैया मैं भी शायद ऐसे ही करता, तो ये वाली चीज मेरे बच्चे गलत है। आपको ये काम करना है, समझ आ गया ना कैसे आप पता करना है। जो चीज ज्यादा है उसको ऊपर ले लो, जो कम है उसको नीचे ले लो। अब चाहे मल्टीप्लाई का केस हो चाहे प्लस का हो, हमें पता है प्लस का केस है, प्लस करके 4 मतलब प्लस 4 करना है, तो किसमें प्लस 4 करूँ कि दोनों चीजें बराबर हो जाएं। इसमें करूंगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, इसलिए मैं इसमें करूंगा 4 यहाँ आएगा और दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। टाइम लगा लेकिन आप सीखे, और बिलीव मी बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आएगी आगे जाके। तो बेटा ये दूसरी इक्वेशन हो गई, तो आप y को इधर ले आओ पहले, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आप इसका जब ग्राफ बनाओगे, ये जहां पे भी कट करेगा वही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके पॉइंट चेक कर लेना जो भी इसका आंसर आएगा। जैसे 7,3 आ रहा है आई थिंक इसका आंसर, तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये 7 है और ये वाला 3 है, तो 7,3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ तो बना लोगे ना, बस इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है, वो मैंने आपको समझा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, सेकंड पार्ट इसका, कि 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपए, और फिर 7 पेंसिल्स 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। अब आपको कॉस्ट निकालनी है एक पेन की और एक पेंसिल की, ठीक है। पेन और पेंसिल्स हैं, यस। तो आप लेट कर लो, लेट कॉस्ट ऑफ पेन या कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई, ये लेट कर लिए। हमसे कहा 50 उसने खरीदे क्या, आई एम सॉरी 5 पेंसिल 7 पेन, 5 पेंसिल, पेंसिल की एक की कॉस्ट कितनी है x, तो 5 की कितनी रहेगी 5x, 5 पेंसिल कितनी रहेगी 5x की। फिर 7 उसने पेन खरीदे हैं, तो एक पेन कितने का है, एक पेन है y का, तो 7 पेन 7y के हो जाएंगे, है ना। और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा 50 रुपीज आ रही है, 50 रुपीज। इक्वेशन 1 इजी है ना, बहुत इजी है ना भाई। देखो 5 पेंसिल और 7 पेन, टोटल कॉस्ट यानी कि दोनों को प्लस कर दो, कितना आया 50 आया, इजी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, आगे कह रहा है whereas 7 pencils and 5 pens, इस बार 7 पेंसिल खरीदी तो 7x हो जाएगा, और 5 पेन खरीदे तो 5y हो गया, और इक्वल टू कॉस्ट कितनी आ रही है इस बार आ रही है 46। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसका भी ऐसी ग्राफ बनाएंगे, आई एम सॉरी गाइस, इसका भी ऐसी ग्राफ बनाएंगे और हमें पता लग जाएगी कि जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारी वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी, ठीक है। आपको ही खुद फाइंड करना है, ओके। चलो अगले पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि इक्वेशंस जो आपको दे रखी हैं इनमें से आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ये पता लगाएं कि जो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर कोइंसिडेंट कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करूंगा, लिखूंगा कि ऑन कंपेयरिंग विद फॉलोइंग्स या फिर फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। फॉलोइंग इक्वेशंस मतलब a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहां से मुझे मिलेगा कि a1 की वैल्यू देखो, a1x की वैल्यू यानी कि x का कोएफिशिएंट 5 है, अच्छा। a2 बताना साथ साथ, x का कोएफिशिएंट नीचे वाली में 7 है, b1 बताओ और b2 बताओ फटाफट। तो b1 y का कोएफिशिएंट अब क्या हो गया, 4 है, मैं कहूंगा माइनस का 4 है। बच्चों ध्यान रखना, माइनस का साइन भी आपको लेके चलना है, ठीक है। अच्छा y में क्या प्लस का 6 है, तो आप सिंपल 6 लिख दो, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। c1 तो c1 प्लस का 8 है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया आप c को उधर लिख रहे थे कई बार, है ना, आप c को उधर लिख रहे थे कि a1 प्लस b1c आई मीन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c ऐसे करके लिख रहे थे। तो c को बेटा चाहे आप तो दोनों में चाहे तो उधर लिख लो, दोनों c को, यानी कि इक्वेशन के इस वाली इक्वेशन के c को भी उधर लिखो, इस इक्वेशन के c को भी उधर लिखो, या फिर मेरे बच्चे दोनों के c को इधर लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। या तो दोनों के c इधर होने चाहिए या फिर दोनों के c उधर होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो दोनों के इधर है, हाँ ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो आप, c1 की वैल्यू प्लस की 8 और c2 की माइनस 9, ठीक है, कोई दिक्कत। चले आगे, चलो अब जरा चेक करो क्या 5/7 इक्वल टू है -4/6 के, तो आप कहोगे नहीं है। आप इसको काट के देखो, 5 से 7 कट रहा है, नहीं कट रहा, 4 से 6 कट रहा है, हाँ कट तो रहा है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये क्या बना माइनस का 2/3 बना। क्या 5/7 माइनस के 2/3 के इक्वल होता है, नहीं, दोनों वैल्यूज अलग हैं एकदम, ठीक है। और पहली बात यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल आया। और मैंने क्या बताया था अभी, जब दो लाइंस और उसको काट दिया मतलब इंटरसेक्ट कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिंपल, इजी है, कुछ भी नहीं है यार, ये बहुत फुद्दू क्वेश्चंस है। 1 मार्क्स में आए तो आए, वरना तो शायद ना भी आए, ठीक है। बट काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ नॉलेज, एंड फिर भी आ ही जाते हैं यार, यू नो, टेस्ट में तो एटलीस्ट आ ही जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 के बाकी के 2 पार्ट्स आप खुद कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर करना मैं कोएफिशिएंट को सिखा ही रहा हूँ, बस आपको पहचानना है, और उसकी मैंने ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, ठीक है। चलो, अब इसमें पूछा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो सबसे पहले आप वही रेशियोज को कंपेयर करो। तो वही लाइन लिख के वन कंपेयरिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस, आप देखोगे कि a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की कितनी है x का 2, अच्छा b1 और b2 कितना आ रहा है ये भी चेक करो बेटा। b1 कितना आएगा प्लस का 2, और b2 कितना आएगा, देखो y का कोएफिशिएंट माइनस का 3 है, ठीक है। अब एक चीज दोबारा से नोटिस करना, जब मैं c1 और c2 लिखूंगा, तो यहाँ पे देखो इक्वल में, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इक्वल में 0 लिखा हुआ था, चाहे तो आप स्किप करके वीडियो को देखो। तो उसमें क्या था बेटा, c की दोनों वैल्यूज इधर थी इक्वल के, LHS में लिखी हुई थी लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर c की दोनों वैल्यूज राइट हैंड साइड में लिखी हुई हैं। तो अब आप कहोगे भैया क्या पहले हम इनको इधर लेके जाएं तब c की वैल्यू यहाँ लिखें, पहले इनको इधर लेके जाएं तो -5 लिखूं यहाँ, फिर 7 आ जाएगा तो -7। तो मेरे बच्चे जब -5/-7 आप लिखोगे तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो बात तो मतलब वही आ गई। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको मेरे बच्चे ये समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे c की वैल्यू दोनों की दोनों उधर रहे, जैसे ये वाला c भी इधर है और ये वाला c भी उधर है, RHS में रहे चाहे LHS में रहे, बस आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक में RHS में और दूसरी क्वेश्चन में इधर यानी कि LHS में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आपको समझ, आगे बढ़ते हैं। C1 5 और C2 कितना है 7। चलो कंपेयर करो, तो क्या 3/2 इक्वल टू 2/-3 होता है, और क्या इक्वल टू 5/7 होता है। पहली बात तो जब हमने यही चेक कर लिया ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो मुझे ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आया समझ में, जब मुझे दिख रहा है 3/2 2/3 के बराबर हो ही नहीं सकता, भाई ये 3/2 है, ये 2/3 है, ये कैसे बराबर हो जाएगा। और फिर यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, तो नॉट इक्वल हो गया, मतलब दो लाइन को काट दिया, दो लाइंस काट दी गई, मतलब इंटरसेक्ट कर दी गई, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ट्रिक में मजा आ रहा है ना यार, रटने की जरूरत ही नहीं रही है ना। बच्चों को पहले रहता था भाई कैसे याद करें यार, ये याद नहीं हो रहा, थोड़ा सा टफ तो होता है, ठीक है, अब इजी हो चुका है। चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूं इसका। अच्छा बच्चों एक चीज यार मैं भूल गया, वो मैंने रफ कर दिया। अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रहा था ना, और जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है मतलब ऐसे कर रही है, तो वो एक जगह पे कट कर रही है, और अगर एक जगह पे कट कर रही है इसका मतलब एक सॉल्यूशन आएगा। एक सॉल्यूशन आया मतलब भाई सॉल्यूशन तो आया ना, इसका मतलब कंसिस्टेंट हुई या फिर इनकंसिस्टेंट हुई, तो आप कहोगे कंसिस्टेंट हुई, क्योंकि इनकंसिस्टेंट सिर्फ तब होती है जब एक भी सॉल्यूशन ना आए। समझ आया? ओके चलो, तो उसका आंसर क्या था, कंसिस्टेंट था, क्योंकि एक तो सॉल्यूशन आ रहा है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक सॉल्यूशन आता है, इसलिए कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है उसका आंसर। अब इसका पूछ रहा है, तो a की वैल्यू यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 3/2, तो 3/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, पहले इधर का एलसीएम ले लो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ऐसा कर लेते हैं, वो इजी पड़ेगा। इधर का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम क्या आएगा, 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 3 3 जा 9x प्लस 3 से इसको काटूंगा 2 बचेगा, 2 पंजे 10 y इक्वल टू 7। इस 6 को इधर भेज दो तो 9x प्लस 10y, ये ऊपर वाली चीज यहाँ एज इट इज है, 6 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6 7 जा 42। ओके ये चीज हमारे पास आ गई, और दूसरी इक्वेशन ये है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। यहाँ से a1 की वैल्यू निकालूंगा तो 9 आ रही है, a2 देखो वहां से क्या आ रहा है, वो भी 9 ही है देखो, और b1 कितना है और b2 कितना है ये भी बताओ फटाफट। तो b1 है बेटा 10, प्लस का माइनस का है, प्लस का है तो प्लस का 10, b2 कितने का है माइनस का 10 है यार, है ना। और c2 कितना है बेटा, c1 c2 भी बताओ जल्दी से। c1 है हमारा कितना 42, देखो RHS में है ना, क्या उधर भी RHS में है, हाँ जी RHS में, ऐसे लिख दो। चलो अब जरा चेक करो, क्या 9/9 इक्वल टू 10/ माइनस का 10 होगा। तो अब आप कहोगे 9/9 10/10, देखो बेटा 9 से 9 गया 1 बचा, 10 से 10 गया 1 बचा, लेकिन माइनस भी तो है यार, ये माइनस भी तो ऊपर आ जाता है ना, नीचे का माइनस ऊपर आ जाता है, ठीक है, नीचे का माइनस ऊपर आ जाता है। तो क्या 1 इक्वल होता है -1 के, बताओ 1 क्या -1 के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ये भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का वो बनेगा, ये भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट इक्वेशन। ओके तो ये इसका आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये है,
सबसे पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज निकालो। चलो A1 A2 कितना है, इसकी वैल्यू, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, y के आगे भी कुछ नहीं लग रहा मतलब 1 मान लेना, ठीक है। तो A1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, B1 कितना है 1, B2 कितना है 2, C1 कितना है 5, C2 कितना है 10, दोनों एक तरफ लिखे हुए हैं, सिंपल सी बात है, सॉल्व हो गए। अब आप चेक करो क्या A1/A2 यानी कि 1/2 इक्वल है क्या 1/2 के? हाँ भाई 1/2 तो बराबर होंगे। क्या इक्वल है 5/10 के? तो आप इसको काटो, 5 2 10, भाई दिख रहा है ना कट रहा है। आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं काटा? तो बेटा 1 से 2 कहाँ कटता है? तो कटता तो है, हाँ तो 1 से 2 कट के तब भी तो 2 ही बचेगा ना नीचे, बात तो वही रहेगी ना बाबा। तो 1/2 ही तो आएगा बच्चे, समझ आया ना? 1/2 और इधर क्या है 1/2, यानी कि तीनों के तीनों बराबर हैं। और जब तीनों चीजें बराबर हो जाए तो कोइंसिडेंट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है क्या हो जाएंगे वो? कोइंसिडेंट लाइंस मतलब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो बेटा कोइंसिडेंट मतलब मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर रही है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और जब सॉल्यूशन आ रहे हैं तो भैया कंसिस्टेंट होगी ना, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस या फिर कंसिस्टेंट इक्वेशंस आएंगी ना। आया समझ? तो ये चीज होगा कंसिस्टेंट इक्वेशन। अब इसका आपको बनाना है बच्चे ग्राफ, इसका ग्राफ बनाना है, फिर इसका ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए पहले आपको टेबल बनाना पड़ता है। ग्राफ याद दिला देता हूं आपको कैसे बताया था मैंने, ठीक है। प्लॉट वगैरह तो आप कर ही लोगे, बहुत समझदार बच्चे हैं आप, ठीक है। 10th क्लास में यार ग्राफ तो बना लोगे। देखो x की वैल्यू x + y = 5 है, तो आप एक बार x की वैल्यू को 0 रखो, 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। फिर एक बार y की वैल्यू को 0 रखो, ये तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू सीधी बची कितनी? 5, ठीक है। दूसरा ग्राफ बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन को देखो, इस वाली को। यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं, y की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो 0 × 2 0 हो जाएगा। अब x कितना आएगा? तो 2 में आएगा, 2 5 से 10, 0 रखूंगा ये 5 आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखूं, x की 0 कर दूं इस बार, सॉरी x तो 0 रखा ही था ना पहले, इस बार y को 0 कर देता है। y 0 किया तो ये पूरा 0 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये पहले मैंने शायद पहले भी y बोल दिया था, आप समझ जाना। एक बार x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा टर्म 0, 2 में आएगा तो 2 5 से 10 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के सॉल्यूशंस आप देख पा रहे हो कि सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ऐसे करके लाइंस जो जाएंगी वो कैसे जाएंगी? 0,5 का आएगा तो 0,5 सपोज यहाँ आ रहा है पॉइंट, ऐसी 5,0 कहाँ आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये है 5,0 और ये है बच्चों 0,5। इस इक्वेशन के ड्रॉ करोगे तो 0,5 फिर से यहीं, 5,0 यहाँ पे, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर लाई कर रही है। अभी तो बताया था कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसाइड कर रही है, वो लाइंस क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब एक के ऊपर ही एक पड़ी है। तो बच्चे इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे? इसके सॉल्यूशंस आएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, समझ आया? तो ये चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आई मीन ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। पेरीमीटर का जो आधा है ना रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो हमें 36 दे रखा है, जिसकी लेंथ हमारी 4 ज्यादा है विड्थ से। तो आप इसकी विड्थ को कुछ मान लो, लेट लेंथ बी x एंड width of the rectangle by x और y मान लिए। अब हमें पता है कि पेरीमीटर वगैरह क्या होता है, बट उससे पहले मैं एक चीज लिखना चाहूंगा कि जो लेंथ इसमें दी है वो ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा दी है। अब फिर से वही ट्रिक वाली चीज ध्यान करेंगे, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ ज्यादा है ना, तो लेंथ को यहाँ रखो, विड्थ को यहाँ, तो किस में प्लस करूं कि बराबर हो जाए? तो विड्थ में कहोगे ना आपके, विड्थ में प्लस करो तभी तो ये ऊपर आएगा। अगर इसमें लेंथ में प्लस कर दूंगा तो ये और ऊपर चला जाएगा, तो इक्वल कहाँ हुए? तो बच्चों हमें इसमें प्लस करना है, यानी कि विड्थ में, तब जाके इक्वल आएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो लेंथ क्या है? x है, ये क्या है? y है। तो विड्थ में प्लस करूं या इधर प्लस करूं? 4 को किधर प्लस करूं? तो आप कहोगे विड्थ में प्लस करो, तब इसके बराबर पहुंचेगा, क्योंकि बीच में हमने बराबर का साइन लगाया। तो बराबर कब पहुंचेंगे? जब हम इसमें प्लस करेंगे, विड्थ में 4 प्लस करेंगे। इस चीज को आपको बेसिक समझ आ रहा हो, मैं कह रहा हूं आप बेसिक आंख मीच के इक्वेशन लिख दो, फिर भी जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप ट्राई करो, क्योंकि आगे यार जब टफ क्वेश्चंस होंगे ना तब आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और अगर आप मेरे तरीके से चलोगे तो आपको वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। चलो तो x की वैल्यू ये हो गई पहली इक्वेशन,
या आप इसको थोड़ा y को इधर ले आओ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। पहली इक्वेशन ये, और दूसरी क्या होगी? तो दूसरी इन्होंने ये बोला बेटा पेरीमीटर का आधा, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का आधा। अच्छा पेरीमीटर कितना होता है बाय द वे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो हाफ कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आधा। तो 2 इंटू एल प्लस बी को 2 से डिवाइड कर दो। आधा करने के लिए 2 से तो डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, तो एल प्लस बी बचेगा। क्या बचा? एल प्लस बी। ठीक है। अच्छा हाफ द पेरीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है? तो बेटा 36 गिवन है, 36। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 36। तो इसकी जगह मैंने 36 रख दिया। तो 36 इज इक्वल टू एल प्लस बी। एल और बी को मैंने क्या माना है? एक्स प्लस वाई माना है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन ये और दूसरी ये। अब इसका आप ग्राफ जमा कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, और उसके बाद जहां लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट का हमारा सॉल्यूशन यानी कि वही पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। सो बच्चों थैंक यू सो मच। इसके बाद आप कर सकते हो, आसान है, कुछ नहीं है, ग्राफ बनवा रहा है इस एक्सरसाइज में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गाइस प्लीज यार सपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार। लास्ट में अभी देख रहे हो पसीना आ रहा है, अभी बीच बीच में हमें रोक के फैन चलाना पड़ता है, एसी तो है नहीं अभी, तो दिक्कत होती है काफी, गर्मी काफी है ना यार, इस वाले रूम में काफी ज्यादा गर्मी लगती है। तो बस आपका इतने सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को शेयर करते रहो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज लाइक करो, और अपने दोस्तों को जरूर बताओ हमारे चैनल के बारे में, उनको ताकि हेल्प मिल सके, कोई भी दिक्कत ना हो। और किसी को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो कमेंट करके प्लीज हमें शेयर करें हमसे, ठीक है, कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। ओके बच्चों, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बाय बाय।